वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर टॉप 500 सामान्य ज्ञान के प्रश्न देख रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है और ये सीरीज का 5th नंबर का पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम टॉप 500 क्वेश्चंस देखेंगे सामान्य अध्ययन के, सामान्य ज्ञान के, और ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम देने वाले हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी का, अभी इसकी डेट भी आ चुकी है। 10 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे आपके स्टेनोग्राफर, ड्राइवर और ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी के। इसके अलावा यूपी SSS, जूनियर असिस्टेंट, BDO, BU सब सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो @study for civil services पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। इसके अलावा आप अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अगर UPPSC, UPSSC, EPFO, UPSC, BPSC या फिर BDO, BEO किसी भी एग्जाम के लिए लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस डिटेल को देखा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं महापद्म नंद या फिर अजातशत्रु, कालाशोक या फिर नागार्जुन। सही उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद। ये नंद वंश का संस्थापक था। अब वंश, कई सारे वंश हैं इतिहास में और इनके संस्थापक के नाम पूछ लिए जाते हैं, किस वंश का संस्थापक कौन सा था। तो नंद वंश का संस्थापक याद रखना है महापद्म नंद था। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है हर्यक वंश का संस्थापक, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। मौर्य वंश का संस्थापक अगर पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके अलावा शुंग वंश एक हुआ है, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। इनको याद रखना है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक नाम का एक व्यक्ति था, सिमुक राजा हुए हैं, वो सातवाहन वंश के संस्थापक थे। इसके अलावा गुप्त वंश के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश का भी याद कर सकते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हो जाएगा। और पाल वंश का संस्थापक भी एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। तो यहाँ पर हमने कुछ वंश देखे और उनके संस्थापक देखे। इस प्रश्न का सही उत्तर था महापद्म नंद। ये नंद वंश के संस्थापक रहे। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पर? महाभारत में, अंग्योत्तर निकाय में या फिर छांदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में। तो 16 महाजनपद के बारे में कहाँ पर बताया गया है, किस ग्रंथ में बताया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्योत्तर निकाय में इसका वर्णन मिलता है। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में जो भारतवर्ष था ये 16 महाजनपदों में विभाजित था और इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, अंग्योत्तर निकाय से। अंग्योत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जहाँ पर इसकी जानकारी मिलती है। तो ये 16 महाजनपद, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि अंग था एक जनपद और उसकी राजधानी चंपा थी। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद है जिनकी राजधानियाँ भी थी। तो इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अंग्योत्तर निकाय। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? बुद्ध की हर एक घटना का, जैसे कि बुद्ध के जन्म का एक प्रतीक था, गृह त्याग का एक प्रतीक था, इसके अलावा बुद्ध की जब मृत्यु हुई उसका भी प्रतीक था। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा, हाथी, बैल या फिर भेड़। सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा। बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। इसके अलावा पूछा जाता है बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो कमल था। कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के नीचे, इसलिए पीपल को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है या फिर बोधि वृक्ष को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। इसके अलावा इनके जो पद चिन्ह हैं उनको निर्वाण का प्रतीक माना जाता है। निर्वाण का प्रतीक किसे माना जाता है? पद चिन्ह को। और मृत्यु का प्रतीक मानते हैं स्तूप को। मृत्यु का प्रतीक मानते हैं स्तूपों को। तो यहाँ पर हमने प्रमुख तथ्य देख लिए, इससे संबंधित जितने भी हो सकते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घोड़ा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है, कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध धर्म में 4 सभाएं हुई, 4 सभाओं को उल्लेख मिलता है, 4 संगीतियां हुई। और यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में पूछा गया है, ये हुई किसके काल में थी? कनिष्क के काल में। अब इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, किस नगर में, ये पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर कुंडलबन। तो ये चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में जानते हैं, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर तो हो जाएगा कुंडलबन। यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति के बारे में भी देखते हैं। पहली बौद्ध संगीति हुई 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और ये राजगृह में आयोजित हुई थी। इसके अलावा इसके समय अध्यक्ष कौन था? इसके समय अध्यक्ष जो था महाकश्यप, इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। और ये हुई थी अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु इस समय राजा थे। इसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित थी, 383 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया और इसके समय अध्यक्ष था सवाकामी। और इसके समय राजा कौन थे? राजा थे इसके समय अशोक, कालाशोक इसके समय राजा थे, कालाशोक। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ और इस समय जो राजा थे, इस समय राजा थे अशोक। और इस समय अध्यक्ष कौन रहे? तीसरी बौद्ध संगीति के समय मोगली पुत्र तिस इस समय अध्यक्ष रहा। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन में हुआ। कनिष्क इस समय राजा थे और ये ईसा की प्रथम शताब्दी में इसका आयोजन किया गया। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र इसका अध्यक्ष था। वसुमित्र अश्वघोष इस समय अध्यक्ष रहे। तो हमने चारों बौद्ध संगीतियां देख ली। चारों से प्रश्न बनता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कभी आपसे पूछ लेंगे समय, कभी पूछ लेंगे किस स्थान पर आयोजन हुआ, कभी पूछ लेंगे किस राजा के समय इसका आयोजन किया गया और कभी पूछ लेंगे कौन किस संगीति का अध्यक्ष रहा। तो चारों तरह से हमने इसको देख लिया है। चारों को याद रखना है। पहली राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। पहली 483 ईसा पूर्व में हुई, दूसरी 383 ईसा पूर्व में हुई, 383 ईसा पूर्व में हुई, तीसरी 255 ईस्वी में हुई और पांचवी जो चौथी हुई ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई, ईसा की प्रथम शताब्दी में। और इसके अलावा पहली में कालाशोक के समय हुई, दूसरी पहले अजातशत्रु के समय हुई, दूसरी कालाशोक के समय हुई, तीसरी अशोक के समय हुई और चौथी कनिष्क के समय हुई। तो एक से याद कर सकते हैं इसको, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे तथ्यों को देख लिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? जो जातक ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म का ग्रंथ है या फिर वैष्णव का या फिर शैव का? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का। जातक कथाएं जो हैं ये इनका वर्णन बौद्ध धर्म में मिलता है, बौद्ध धर्म से ये संबंधित हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जातक कथाओं में कहा गया है कि जो बोधिसत्व है उसका अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है या फिर पशु रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व से तात्पर्य क्या है? जो कि बौद्ध धर्म का आचरण करता है या फिर जो बुद्ध की राह पर चलता है, बुद्ध बनने की राह पर चलता है, उसको बोधिसत्व कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको देखा, जातक कथाओं का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में त्रिपिटक भी बताए गए हैं। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों का संग्रह है त्रिपिटक, जहाँ पर 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। इनमें बौद्ध धर्म से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? ऑप्शन दिए गए हैं, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। कनिष्क के समय में जो है महान रेशम मार्ग का आरंभ कराया गया था और यहाँ पर व्यापार होता था रेशम का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। अगला प्रश्न है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कुशीनगर, थानेश्वर, श्रावस्ती या फिर कौशाम्बी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थानेश्वर। कन्नौज से पूर्व जो हर्षवर्धन था ये थानेश्वर का शासक था। जो हर्षवर्धन था ये राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 606 ईसा पूर्व में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और ये तब इस समय इनकी आयु जो थी 16 वर्ष थी। इसके अलावा हर्ष के समय हुएनसांग नामक एक चीनी यात्री भी भारत आया था, तो इसको भी याद रखिए, यह प्रश्न में पूछा जाता है। हुएनसांग जो चीनी यात्री थे किसके समय भारत आया था? तो ये कब आया था? ये हर्ष के शासनकाल के समय ही भारत आया था, इसको याद रखना है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न प्रसिद्ध मंदिर से है। प्रसिद्ध एक मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर और ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तिरुपति में, हम्पी में, खजुराहो में या फिर उज्जैन में। यह जो मंदिर हो जाएगा ये हम्पी में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हम्पी जो है ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है, कर्नाटक में है हम्पी और यहाँ पर स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। और यह शैव जो भगवान शिव हैं, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। इसके अलावा हम्पी आपने सुना होगा, हम्पी का संबंध विजयनगर साम्राज्य से भी है। विजयनगर राज्य की राजधानी हुआ करता था हम्पी, तो इसको भी याद रखें। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे कब मनाते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं, यह पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 22 मार्च, 22 अप्रैल या फिर 22 मई या फिर 20 जून। सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को मनाते हैं पृथ्वी दिवस या फिर अर्थ डे। इसके अलावा ऑप्शन में दिया गया है 22 मार्च, इस दिन मनाते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस, वाटर कंजर्वेशन डे इस दिन मनाया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, 22 में, मार्च में, अप्रैल में और मई में। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों दिवस। मार्च में मनाते हैं जल दिवस, अप्रैल में मनाते हैं पृथ्वी दिवस, इसके अलावा 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। तो ये तीनों याद रखें। और 20 जून को मनाते हैं शरणार्थी दिवस, तो इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट डे है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति का संबंध किससे है? बहुत सारी क्रांतियां हैं और अलग अलग चीज से संबंधित है, इसको देखेंगे हम। रजत क्रांति किससे संबंधित है? यह अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है, गेहूं उत्पादन से संबंध है हरित क्रांति का। इसके अलावा उर्वरक उत्पादन, ये भूरी क्रांति से संबंधित है, भूरी क्रांति। इसके अलावा एक नीली क्रांति भी हुई है जिसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख क्रांतियाँ देखी और उनका संबंध देखा। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जीके जीएस के प्रश्न थे। यहाँ पर आपके UPSSC जूनियर असिस्टेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वीडियो के एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर हो गए। इसके बाद इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।